अग्रवाल स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य एकेडमी पे। आज मैं लेकर आई हूँ आपको पीजीटी इंग्लिश के लिए पैराडाइज लॉस्ट के टॉप 20 MCQs। ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट झारखंड पीजीटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। झारखंड पीजीटी का जो एग्ज़ाम अपकमिंग एग्ज़ाम है जिसका डेट भी अनाउंस हो चुका है, एक्सपेक्टेड डेट, तो उस टॉपिक का मैं टॉप 20 MCQs लेकर आई हूँ। ठीक है, आप लोग अगर लाइव क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग लक्ष्य एकेडमी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज को इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। यहाँ का नंबर है 8603970274। चूँकि एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, आप लोग अगर लाइव क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं तो लक्ष्य एकेडमी ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे जैसे हमारा जो ऑफर चल रहा है, जो कोर्स का जो झारखंड पीजीटी इंग्लिश का और झारखंड कॉमर्स, ये दो सब्जेक्ट का हमारा कोर्स चल रहा है जो कि लाइव क्लासेस इसकी दी जाती है, जो कि इसका फीस था 15,000। अब आप लोगों का जो कोर्स है, जब टाइम नहीं बचा है, आप लोग जल्दी जल्दी इनरोल कराइए क्योंकि इसकी फीस 1200 हो गई है और अब 1200 में आपका ₹500 कैशबैक भी मिल रहा है। तो काफ़ी कम प्राइस में आप लोगों को काफ़ी बेनिफिशियल आप लोगों को सारा मटेरियल्स प्रोवाइड किया जा रहा है आपके लक्ष्य एकेडमी पे। और झारखंड कॉमर्स का भी काफ़ी डिस्काउंट है। देखिए यहाँ पे जो फीस है आपका 1999 है, लेकिन आपका 500 कैशबैक से आपके पास आ जाएगा, सिर्फ आपको लग रहा है 1499। ठीक है, तो ये काफ़ी कम कॉस्ट है। आपको इसमें सारा कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। लाइव क्लासेस हमारी जो इंग्लिश की होती है वो आपका डेली 11 AM में चलता है। ठीक है, डेली 11 AM में लाइव क्लासेस हमारी चलती है झारखंड पीजीटी इंग्लिश के लिए, और कॉमर्स के लिए भी डेली आपका 8 PM शाम में 8 PM इन द इवनिंग। ठीक है, तो आप लोग अगर इस ऑफर को अभी अवेल नहीं कर पाए तो फिर कभी नहीं। तो इस माई रिक्वेस्ट कि आप लोग अगर करना चाहते हैं तैयारी, और अब मतलब अभी क्या, अभी नहीं तो कभी नहीं, अगर आप अभी नहीं कर पाएंगे तैयारी, क्योंकि वैकेंसी की तो आपको पता ही है कि झारखंड की वैकेंसीज कब कब आती है, कितने टाइम बाद अभी ऑफर वैकेंसी आई है, तो इसलिए देर ना करते हुए आप लोग इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं देर न करते हुए, आपका टाइम वेस्ट न करते हुए, मैं आज के सेशन को स्टार्ट करती हूँ। पैराडाइज लॉस्ट जो हमारा टॉपिक है उसकी टॉप 20 MCQs लेकर मैं आई हूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन का एक फेमस एपिक है, ये आप लोगों को पता ही होगा, और जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस में। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एंजल डज सैटर्न ट्रिक बाय डिस्गाइजिंग हिमसेल्फ एज अ चेरब। चेरब के रूप में सैटर्न जो है, मतलब आप लोग जब पैराडाइज लॉस्ट पढ़े होंगे तो उसमें आप लोग पढ़े होंगे सैटर्न जो था वो डिस्गाइज हो जाता है, अपना वेश बदल लेता है और उसके बाद वो एडम और ईव को टेम्प्ट करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ही वही पूछा जा रहा है कि विच एंजल डज सैटर्न ट्रिक बाय डिस्गाइजिंग हिमसेल्फ एज अ चेरब। चेरब का जब वो डिस्गाइज अपना रूप बदलता है, चेरब के रूप में जब सैटर्न आता है तो किस एंजल को वो ट्रिक करता है सैटर्न? माइकल को ट्रिक करता है, यूरियल को ट्रिक करता है, रैफेल को ट्रिक करता है, या फिर एब्डियल को ट्रिक करता है? किसको वो सबसे पहले ट्रिक करता है? मतलब चेरब के रूप में। चेरब का जब डिस्गाइज रूप अपना चेरब का बनाता है तो वो किसे ट्रिक करता है? कौन? सैटर्न। तो क्या होगा आंसर? आप लोग फटाफट आंसर कीजिए। देखिए आप लोगों ने कितनी तैयारी की है, फटाफट आंसर कीजिए। आप लोग अपनी तैयारी को एनालाइज कीजिए, देखिए, इवैल्यूएट कीजिए। तो क्या आंसर किया है आप लोगों ने? सबसे पहले वो किसे करता है ट्रिक? तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। वो अब चेरब का जब डिस्गाइज फॉर्म में जब आता है, चेरब के रूप में जब आता है, तो वो सबसे पहले ट्रिक करता है यूरियल को। ठीक है, सबसे पहले ट्रिक करता है यूरियल को। यूरियल कौन था? तो ये कौन था? गार्ड था। क्या था? गार्ड था। ठीक है, कहाँ का गार्ड था? तो आप लोगों को पता होगा ये कहाँ का गार्ड था, तो प्लैनेट अर्थ का ये गार्ड था।
और प्लैनेट अर्थ जो है किससे बंधा हुआ था, वो पैराडाइज से एक चेन से कनेक्टेड था, ठीक है, प्लैनेट अर्थ का ही गार्ड था। तो जब वो हेल से निकलता है ना सैटर्न, तो वो कहाँ जाने की कोशिश करता है, अर्थ की तरफ मूव करता है, तो वो सबसे पहले वो गार्ड जो यूरियल गार्ड था उसको ट्रिक करता है। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा ये आंसर, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स डज सैटर्न नॉट टेक। इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा फॉर्म जो है वो सैटर्न ने नहीं लिया था, किसका वेश धारण नहीं किया था, एंजल का, टोड का, कॉर्मोरेंट का, और फोर्थ ऑप्शन है आपका ही टेक्स ऑल ऑफ दीज फॉर्म्स, और उसने सारे फॉर्म्स में अपना आया था, वो सारे फॉर्म्स को ऑक्यूपाई किया था। कौन, क्या होगा आंसर, फटाफट आप लोग आंसर कीजिए, कम ऑन डू फास्ट। आई होप आप लोगों का आंसर आ गया होगा, आंसर आप लोगों ने कर लिया होगा। तो क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, वो इन सब में सारा फॉर्म्स लेता है। सैटर्न जो है वो इसमें एंजल का भी फॉर्म लेता है, टोड का भी रूप धारण करता है, कॉर्मोरेंट का भी लेता है, तो ही टेक्स ऑल ऑफ दीज फॉर्म्स। ओके क्लियर, आई होप क्लियर हो गया होगा। ओके चलिए बढ़ती हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इन व्हाट बुक डज द फॉल टेक प्लेस। किस बुक में, देखिए आप लोगों को पता होगा कि पैराडाइज लॉस्ट जो है, सभी लोगों को पता होगा कि पैराडाइज लॉस्ट जो है टोटल कितने बुक में है, तो टोटल इसका कितना बुक है, 12 बुक्स है, आप लोगों को पता होगा, आई नो 12 बुक्स है। पैराडाइज लॉस्ट का कितना बुक है, टोटल 12 बुक्स है। हर बुक्स में जॉन मिल्टन ने क्या किया है, अलग अलग चीज़ों को डिस्क्राइब किया है कि बुक 1 में क्या होता है, बुक 2 में क्या होता है, बुक 3 में क्या होता है, ऐसे करके बुक 12 तक में है। हमें टोटल 12 बुक्स पढ़ने हैं। तो 12 बुक्स में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो फॉल होता है, किसका फॉल, जो पतन होता है, फॉल का मतलब क्या है, पतन, पतन होता है जो एडम एंड ईव का जो पतन होता है, इंसान मैनकाइंड का जो पतन हुआ, किस बुक में ये बताया गया है, बुक 8, बुक 10, बुक 9, बुक 7, किस बुक में होगा ये, फॉल कब होता है, किस बुक में होता है, तो फटाफट आंसर कीजिए। आई होप आप लोगों का आंसर आ गया होगा, आई थिंक आ गया होगा। चलिए क्या होगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का, ये जो होता है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुक 9। बुक 9 में ही एडम और जो सैटर्न जो था वो कामयाब हो जाता है टेम्प्ट करने में ईव को, वो ईव को टेम्प्ट करने में कामयाब हो जाता है और वो ईव को टेम्प्ट कर लेता है उस फॉरबिडन ट्री का फ्रूट खाने के लिए। तो ईव जब फ्रूट्स खा लेती है तो वो क्या करती है, एडम को भी अपनी तरफ कर लेती है, और एडम को भी वो एडम को भी वो कन्विंस कर लेती है कि वो भी इस फॉरबिडन ट्री का फ्रूट्स खा ले। तो एडम क्या करता है, वो भी ईव का साथ देने के लिए उस फॉरबिडन ट्री का फ्रूट खा लेता है, और जिससे कि इन लोगों का फॉल होता है। तो फॉल कब होता है, बुक 9 में ये जिक्र किया गया है। तो आप लोग बता सकते हैं कि बुक 8 में क्या होता है, जॉन मिल्टन ने बुक 8 में क्या डिस्क्राइब किया है। बुक 8 में जॉन मिल्टन ने डिस्क्राइब किया है, इसमें एडम जो है ये नैरेट करता है अपनी स्टोरी, किसे करता है, राफेल को अपनी क्रिएशन की स्टोरी बताता है। एडम नैरेटेड हिज स्टोरी ऑफ क्रिएशन टू राफेल, मतलब वो कैसे क्रिएट किया गया और ईव को कैसे बनाया गया, ये चीज़ एडम जो है ये नैरेट अपनी स्टोरी नैरेट करता है किसी, राफेल को। राफेल कौन था, मैसेंजर ऑफ गॉड, ठीक है। बुक 10 में क्या होता है, तो मैं एक बार डिस्क्राइब कर देती हूँ। बुक 10 में जो होता है, यहाँ पे जब फॉल हो जाता है, जो एडम और ईव ने डिसओबीडियंस किया था, जो उसने ओबे नहीं किया था गॉड की बातों का, तो उसके लिए क्या होता है, सबको पनिशमेंट मिलता है, एक डिवाइन जजमेंट का पूरा उसमें डिस्क्रिप्शन है कि सब लोगों को क्या क्या सजा मिलती है, सब सैटर्न को क्या मिलता है सजा, एडम एंड ईव को क्या किया जाता है। तो उसमें बुक 10 में डिवाइन जजमेंट एंड पनिशमेंट के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। बुक 9 में तो मैंने बताया ही क्या होता है, बुक 9 में क्या होता है, मतलब बुक 9 में टेम्पटेशन होता है, डिसओबीडियंस होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। बुक 7 में क्या होता है,
बुक 7 में मतलब द स्टोरी ऑफ क्रिएशन ऑफ दिस वर्ल्ड, ये चीजें कौन बता रहा होता है? रैफेल बता रहा होता है। किसे? एडम और ईव को रैफेल बता रहा है कि हाउ दिस वर्ल्ड इज क्रिएटेड, कैसे इस वर्ल्ड की रचना की गई। और ये चीजें किसको बता रहा है? रैफेल, जो मैसेंजर है गॉड का, और वो मैसेज लेके आया गॉड का एडम और ईव के लिए। वही ये सारी चीजें एडम और ईव को डिस्क्राइब कर रहा होता है। तो पता चल गया होगा कि सारी बुक्स में क्या क्या डिस्क्राइब किया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच बुक ऑफ द बाइबल डज द स्टोरी ऑफ एडम एंड ईव ऑकर। अब पूछा जा रहा है कि एडम और ईव का जो स्टोरी है ये बाइबल के किस बुक में मेंशन है। ठीक है, किस बुक में मेंशन किया जाता है, किस बुक से लिया गया है? एडम और ईव का स्टोरी किस बुक में है? बाइबल के किस बुक में? लेविटिकस, एक्सोडस, जेनेसिस, ड्यूटेरोनोमी, किस बुक में ये अकर है? किस बुक में एडम और ईव की स्टोरी आती है? बाइबल की किस बुक में? ठीक है, द बाइबल की किस बुक में एडम और ईव की स्टोरी आती है? लेविटिकस, एक्सोडस, जेनेसिस, ड्यूटेरोनोमी, किस में आती है? क्योंकि बाइबल भी जो है बहुत सारे बुक्स में बटे हुए हैं, तो बाइबल्स के किस बुक में एडम और ईव की स्टोरी है? फटाफट आंसर कीजिए। यस, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जेनेसिस। जेनेसिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जेनेसिस, बाइबल की जो बुक का नाम है जेनेसिस, इस बुक में एडम और ईव की बताई गई है। इस एडम और ईव की जो कहानी है जेनेसिस में आती है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5, which devil advocates a renewal of all out war against God। कौन सा डेविल जो है वो रिन्यूअल मतलब जो वॉर गॉड के अगेंस्ट जो वॉर छिड़ा था उसका रिन्यूअल को एडवोकेट करता है? कौन सा डेविल करता है? बेलियल करता है, मोलोक करता है, मैमोन करता है, बेल्जेबब करता है। ये सारी जो है ये क्या है? डेविल है, सैटन के ग्रुप के हैं। तो सैटन के ग्रुप के जितने भी मेंबर्स थे उसको क्या कहा जाता था? डेविल कहा जाता था। ठीक है, डेविल। और गॉड के ग्रुप के जितने भी मेंबर्स थे उसको क्या कहा जाता था? तो एंजल्स कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? तो एंजल्स कहा जाता था। तो इसमें से वही बोला जा रहा है, तो जो गॉड के अगेंस्ट जो वॉर छिड़ा था उसका रिन्यूअल को कौन एडवोकेट करता है? कौन करता है? बेलियल करता है, मोलोक करता है, मैमन करता है, बेल्जेबब करता है। फटाफट आंसर कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा? यस, आई थिंक आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। यस, करेक्ट आंसर इज मोलोक। मोलोक जो था वही जो है वॉर अगेंस्ट गॉड का रिन्यूअल को एडवोकेट करता है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज मिल्टन्स स्टेटेड पर्पस इन पैराडाइज लॉस्ट। स्टेटेड पर्पस पूछा गया है, नॉर्मली पर्पस नहीं, स्टेटेड। जब मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिखा था तो उन्होंने मेंशन किया था अपना पर्पस। पैराडाइज लॉस्ट लिखने का उन्होंने पर्पस को मेंशन किया। तो क्या स्टेट किया था उन्होंने, क्या लिखा है पर्पस? उनके पैराडाइज लॉस्ट लिखने का पर्पस क्या था? मिल्टन ने क्या लिखा है अपना पर्पस? टू एजर्ट हिज सुपेरियरिटी टू अदर्स पोएट। सेकेंड ऑप्शन है टू आर्ग्यू अगेंस्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेडिस्टिनेशन। थर्ड ऑप्शन है टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। फोर्थ ऑप्शन है टू मेक हिज स्टोरी हार्ड टू अंडरस्टैंड। आई थिंक ये आंसर आप लोगों को सभी लोगों को पता होगा, क्योंकि ये हमने बहुत बार सुनी है कि मिल्टन्स का जो स्टेटेड पर्पस है पैराडाइज लॉस्ट लिखने का वो क्या है? टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। ठीक है, यही जॉन मिल्टन का स्टेटेड पर्पस है पैराडाइज लॉस्ट लिखने का। वो मतलब क्या करना चाहते थे? वेज ऑफ गॉड टू मैन का एक रास्ता को जस्टिफाई करना चाहते थे। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following is not a character in Paradise Lost।
इनमें से कौन सा जो कैरेक्टर है वो पैराडाइज लॉस्ट में नहीं है? पैराडाइज लॉस्ट में बहुत सारे कैरेक्टर्स का जिक्र किया गया है, तो इनमें से आपको बताना है, आपके पास 4 ऑप्शन है, उनमें से बताना है कौन सा इसमें कैरेक्टर है जो पैराडाइज लॉस्ट में मेंशन नहीं किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है नाइट, सेकेंड ऑप्शन है एगोनी, थर्ड ऑप्शन है डिस्कॉर्ड एंड द फोर्थ वन इज डेथ। Which character is not mentioned in Paradise Lost? I think you have done your answer. आप लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। क्या होगा? तो इसमें क्या होगा आंसर? मैं एगोनी जो है ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एगोनी ऐसा कैरेक्टर है जो पैराडाइज लॉस्ट में मेंशन नहीं किया गया। नाइट को भी मेंशन किया गया, डिस्कॉर्ड को भी मेंशन किया गया एंड डेथ को भी मेंशन किया गया। ये सारे जो हैं कैरेक्टर हैं, ठीक है, ये सारे जो कैरेक्टर है ना ये पैराडाइज लॉस्ट में मेंशन है। ठीक है, ये सारे कैरेक्टर पैराडाइज लॉस्ट में मेंशन है, बट इसको छोड़ करके, एगोनी को छोड़ करके, एगोनी जो है ये इसको मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, इसको इंक्लूड नहीं किया गया पैराडाइज लॉस्ट में। ओके, क्लियर हुआ? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। Which angel wields a large sword in the battle and wounds Satan? कौन सा एंजल था जो जिसके पास एक लार्ज सोर्ड रहता था और उससे वो क्या करता है, सैटन को जख्मी कर देता है एंड वुड्स सैटन, वुड्स का मतलब जख्मी करना। ठीक है, तो कौन सा ऐसा एंजल है जो बैटल में एक लार्ज सोर्ड रखता है अपने पास बैटल में, और बैटल में वो क्या करता है, सैटन को इंजर्ड कर देता है, जख्मी कर देता है। तो कौन था? माइकल, एब्डियल, यूरियल एंड द फोर्थ वन इज सैटन इज नॉट इंजर्ड। सैटन जो है इंजर्ड नहीं होता है। क्या होगा आंसर? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा? माइकल, एब्डियल, यूरियल, सैटन इज नॉट इंजर्ड। बताइए, फटाफट आंसर कीजिए। आई थिंक आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, जो माइकल था वो एक क्या बोले कमांडर इन चीफ के हैसियत से रहता था। ठीक है, तो वो जो था कमांडर इन चीफ था, मतलब सेना का अधिनायक था, और उसके पास एक स्वॉर्ड था। वो क्या करता है, जो बैटल छिड़ता है तो सैटन का जो 1/3 आर्मी रहता है ना, 1/3 आर्मी को ये हरा देता है। कितने आर्मी को? 1/3 ऑफ आर्मी को ये हरा देता है। कौन? माइकल। ओके, तो इसलिए इसका क्या, और ये सैटन को भी जख्मी कर देता है। सैटन भी इससे क्या होता है, जख्मी हो जाता है। तो इसलिए माइकल इज द करेक्ट आंसर। एब्डियल नहीं होगा, यूरियल नहीं होगा। एब्डियल कौन था? ये भी जो था ये भी एक रिबेल एंजल था। ठीक है, रिबेल था, रिबेल एंजल था, जो कि बाद में लौट गया था, रिपेंट कर लिया था, पश्चाताप करके, मतलब पहले क्या किया, भड़काने से, सैटन के भड़काने से भड़क गया था, रिबेल हो गया था, लेकिन वापस भी हो गया था। यूरियल तो मैंने बताया, यूरियल कौन था? तो यूरियल जो था प्लैनेट अर्थ का गार्ड था। ओके, क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। When Saturn leaps over the fence into paradise, what does Milton liken him to? मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रही हूँ। When Saturn leaps over the fence into paradise, what does Milton liken him to? जब सैटर्न जो लीप फेंस पैराडाइज लीव्स ओवर द फेंस, मतलब फेंस के ऊपर लीव्स करता है पैराडाइज में, तो मिल्टन किससे इसको लाइक करते हैं, मतलब किससे इसको कंपेयर करते हैं? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है अ स्नेक स्लिथरिंग अप अ ट्री, अ जर्म इन्फेक्टिंग अ बॉडी, थर्ड ऑप्शन है अ वोल्फ लीपिंग इनटू अ शीप्स पेन, और फोर्थ ऑप्शन है अ फिश लीपिंग आउट ऑफ वाटर। तो क्या होगा, किससे उसको कंपेयर करते हैं? जो फेंस करता है वो पैराडाइज में जाने के लिए वो क्या करता है, सैटर्न जो है फेंस पे एकदम लीप करता है। ठीक है, तो वो इसको कैसे कंपेयर करते हैं? जॉन मिल्टन। तो क्या होगा इसका आंसर? यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, अ वोल्फ लीपिंग इनटू अ शीप्स पेन। ठीक है, इससे जॉन मिल्टन से कंपेयर करते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, which angel tells Adam about the future in books
11th एंड 12th। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कौन सा एंजल था जो एडम को बताता है फ्यूचर के बारे में। बुक 11th और 12th में, बुक 11th और 12th में कौन सा एंजल जो है वो एडम को फ्यूचर के बारे में बताता है। तो कौन सा एंजल बताता है? रफेल बताता है, यूरियल बताता है, माइकल बताता है, या नन ऑफ द अबव? कौन सा एंजल बताता है? विच एंजल? यहाँ पे पूछा जा रहा है, रफेल, यूरियल, माइकल या नन ऑफ द अबव, जो फ्यूचर बताता है। किसको? एडम और ईव को। किस बुक में? 11 और बुक 11 और 12 में। किस बुक में? 11 और 12 में कौन सा एंजल बताता है फ्यूचर के बारे में एडम को? तो कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का, राफेल, यूरियल, माइकल, नन ऑफ द अबव। तो कौन बताता है? माइकल बताता है। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो माइकल बताता है फ्यूचर के बारे में बुक 11th और 12th में। ठीक है, तो आपको आई होप आप लोगों को आंसर मिल गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर से मैं आप लोगों को एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ, हमारा जो ऑफर है, टाइम आपके पास कम है, ऑफर भी सीमित समय तक है, तो आप लोग अवेल कर सकते हैं सिर्फ 1200 रुपये में, जिसमें आपको 500 जो है वो कैशबैक है। ठीक है, जो इंग्लिश के लिए हैं आप लोग 1200 ओनली आपको देना पड़ेगा, जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ मतलब कि 700 लग रहा है, जो कि 500 तो आपका कैशबैक ही हो जा रहा है। और कॉमर्स के लिए भी आपका वही ऑफर है 1999, जिसमें 500 कैशबैक है, तो आपका कितना अमाउंट लगा? 1499। तो आप लोग कोई भी क्वेरी हो आप लोग इसमें पूछ सकते हैं। आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है, एग्जाम का डेट आ चुका है, अभी भी आप अपने टाइम को वेस्ट ना करें, लाइव सेशन को ज्वाइन करें। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को देख सकते हैं और लक्ष्य एकेडमी का ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो टाइम को वेस्ट न करते हुए एक बार फिर अपने फ्यूचर को आप सिक्योर कीजिए। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन हेल्थ? इसमें से आपके पास 4 ऑप्शन है। इसमें बोला जा रहा है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहाँ नॉट पे ज्यादा ध्यान देना है। नॉट वर्ड कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, मिस कर लेते हैं एग्जाम में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन हेल्थ? तो कौन नहीं फाउंड है? जेम्स नहीं, हेल में नहीं पाया जाता है, कि गोल्ड नहीं पाया जाता है, कि ऑयल नहीं पाया जाता है, कि मिनरल्स नहीं पाया जाता है? कौन सा इनमें से है जो हेल में नहीं मिलेगा? नहीं, तो क्या होगा? फटाफट आंसर कीजिए आप लोग। यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑयल इज नॉट फाउंड इन हेल। ऑयल जो है वो हेल में नहीं पाया गया है। ठीक है, बाकी उसके अलावा जेम्स भी पाया गया था, गोल्ड भी था, मिनरल्स भी था। गोल्ड से ही उन लोगों का जो महल था पैंडेमोनियम। ठीक है, ये जो पैंडेमोनियम जो बनता है ना, ये क्या था? पैंडेमोनियम, ये पैलेस का नाम था, कैपिटल का नाम रखा था, जिन्हें सैटर्न ने जब अपना महल क्रिएट किया था। पर किसके हेल्प से? मुल्सिबर के हेल्प से। मुल्सिबर जो था वो क्या था? आर्किटेक्ट था डेविल्स का। तो वहाँ पे सारा पाया जाता है, सारे मटेरियल्स इन एक्सेप्ट ऑयल। ठीक है, एक्सेप्ट ऑयल वाज नॉट फाउंड इन हेल। ओके, क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। Question number 12. Which statement about the earth is asserted as true in Paradise Lost? फिर से मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। Which statement about the earth is asserted as true in Paradise Lost? कौन सा स्टेटमेंट है जो अर्थ के बारे में बोला गया है जो पैराडाइज लॉस्ट में मेंशन है? दिस स्टेटमेंट अबाउट द अर्थ इज asserted as true, मतलब एकदम ट्रू है पैराडाइज लॉस्ट से अर्थ के बारे में। ठीक है, अबाउट अर्थ के बारे में ऐसा क्या है जो पैराडाइज लॉस्ट में एकदम सही बोला गया है? ठीक है, फर्स्ट है, इट वाज क्रिएटेड बिफोर गॉड द सन। ठीक है, ये मतलब गॉड द सन जो थे उसके पहले क्रिएट किया गया है। सेकंड ऑप्शन है, अर्थ हैंग्स फ्रॉम हेवन बाय अ चेन। अर्थ जो है हेवन के से किसके थ्रू बांधा गया था? तो चेन के थ्रू।
थर्ड ऑप्शन है द अर्थ इज अ लोटस फ्लावर, अर्थ जो है एक लोटस फ्लावर है। फोर्थ ऑप्शन है द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ जो है रिवॉल्व सन के राउंड मूव करता है। बट यहाँ पे बोला है कि पैराडाइज लॉस्ट में क्या बोला गया, ट्रू एज ट्रू इन पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है। पैराडाइज लॉस्ट में क्या मेंशन है वो चीज हमें देखना है, कौन सा ऐसा अर्थ के बारे में ट्रू स्टेटमेंट है जो पैराडाइज लॉस्ट में मेंशन है। तो क्या होगा आंसर, आप लोग फटाफट आंसर कीजिए, क्या है, फटाफट आंसर कीजिए आप लोग। देखिए पैराडाइज लॉस्ट में जो मेंशन है, जो ट्रू अबाउट द अर्थ है वो क्या है, अर्थ हैंग्स फ्रॉम हेवन बाय अ चैन, अर्थ जो है हेवन से किसके थ्रू बंधा हुआ है, तो चेन के थ्रू बंधा हुआ है। ये पैराडाइज लॉस्ट में मेंशन किया गया है जो कि ट्रू, मतलब ये अबाउट द अर्थ एजर्टेड एज ट्रू, एकदम सही चीज बोला गया पैराडाइज लॉस्ट में, ठीक है, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, Which devil is the main architect of Pandemonium? अभी मैंने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले पैंडेमोनियम के बारे में, आई थिंक इसका आंसर भी मैंने दे दिया था। Which devil is the main architect of Pandemonium? कौन सा डेविल था जो मेन आर्किटेक्ट था, पैंडेमोनियम को बिल्ड किया था, कौन सा आर्किटेक्ट? फर्स्ट ऑप्शन है मुल्सिबर, सेकंड ऑप्शन है मैमन, थर्ड ऑप्शन है मोलोक एंड द फोर्थ वन इज बेलियल। Which devil is the architect of the Pandemonium? कौन सा डेविल जो है वो चीफ आर्किटेक्ट था पैंडेमोनियम का? फटाफट आंसर, आप लोग आंसर करते जाइए, कितना टाइम लग रहा है, ज़्यादा जल्दी जल्दी। आई थिंक आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा, क्या होगा? यस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। पैंडेमोनियम का जो चीफ आर्किटेक्ट था वो कौन था? मुल्सिबर था, ठीक है, कौन था? मुल्सिबर। मुल्सिबर जो था वो डेविल के ही ग्रुप का था और वो क्या था? चीफ आर्किटेक्ट था। उसी ने पैंडेमोनियम नाम का जो पैलेस था, एक्चुअली इसको क्या बोला जाता है? कैपिटल ऑफ हेल भी बोला जाता है, ठीक है, कैपिटल ऑफ हेल भी बोलते हैं पैंडेमोनियम। और ये एक तरह का क्या था? पैलेस था उन लोगों के रहने का, जहाँ पे उन्होंने जितनी भी मीटिंग बैठाई थी, जो अपना एविल जो अपना प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं गॉड के अगेंस्ट, वो जो एडम एंड ईव को टेम्प्ट करने के लिए जितने भी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग सैटन और उसके जो फॉलोअर्स थे जो प्लानिंग और प्लॉटिंग करते हैं, वो कहाँ करते हैं? तो इसी पैंडेमोनियम में करते हैं, ठीक है। ये चीज़ मेंशन किया गया है पैराडाइज लॉस्ट में। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Question number 14. How many times does Milton invoke a muse? म्यूज को मिल्टन ने कितनी बार इन्वोक किया था? ठीक है, म्यूज को मिल्टन ने कितनी बार इन्वोक किया था? ठीक है, यूरेनिया, इसमें इन्वोक म्यूज का मतलब यूरेनिया एक कैरेक्टर है, यूरेनिया, ठीक है, इसको कितनी बार मिल्टन ने इन्वोक किया था, किस रूप में? 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स? फटाफट आंसर कीजिए। म्यूज को मिल्टन ने कितने बार इन्वोक किया था? आई थिंक आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा, क्या होगा आंसर? यस, 3 टाइम्स। कितने टाइम्स किया था? 3 टाइम्स। फर्स्ट एक बार बुक 1 में, फिर बुक 7 में, और कब किया था बताइए? बुक 3 में, ठीक है, बुक 1, बुक 7 एंड बुक 3, ये 3 बार जॉन मिल्टन ने म्यूज को इन्वोक किया है। फर्स्ट इन बुक 1, बुक 3 एंड बुक 7, ये 3 बार किया गया है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, Who leads Adam and Eve out of paradise? एडम और ईव को पैराडाइज के बाहर कौन करता है? ठीक है,
गॉड करते हैं। लीड कौन करता है? आदेश तो गॉड का आता है या लीड भी गॉड ही करते हैं, ठीक है। लीड कौन करता है? एडम और ईव को जो पैराडाइज के बाहर करने में लीड कौन करता है? गॉड, द सन, माइकल, या फोर्थ ऑप्शन है राफेल। ये कौन करता है बताइए, आप लोग आंसर दीजिए। मतलब इस चीज को लीड कौन कर रहा होता है? फटाफट आंसर कीजिए। आई थिंक आंसर आप लोगों ने कर लिया होगा। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, माइकल। गॉड के आदेश पर ये सारी चीजें कौन लीड कर रहा था? तो माइकल। माइकल कौन था? तो कमांडर इन चीफ था, ठीक है, कमांडर इन चीफ था, मैंने बताया कमांडर इन चीफ था गॉड के आर्मी का। कमांडर इन चीफ था कहाँ का? गॉड के आर्मी का। गॉड के आर्मी का वो कमांडर एंड चीफ था, ठीक है ना। तो यही सारी चीजों को लीड कर रहा था। तो गॉड के आदेश पे पैराडाइज से बाहर एडम और ईव को कौन करता है? तो माइकल करता है, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। Which of the following poets does Milton emulate? Which of the following poets does Milton emulate? Emulate का मतलब क्या होता है? Emulate का मतलब होता है अनुकरण करना, ठीक है, अनुकरण करना। तो इनमें से कौन से पोएट थे जिसको मिल्टन ने अनुकरण किया था, जिसको फॉलो किया था मिल्टन ने, जिसको फॉलो करके उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखा था मिल्टन ने, जॉन मिल्टन ने। वर्जिल को फॉलो किया था, होमर को फॉलो किया था, बोथ वर्जिल एंड होमर को फॉलो किया था, नाइदर वर्जिल नॉर होमर। किसे फॉलो करके उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखा था बताइए? मिल्टन ने किसे फॉलो किया था? फर्स्ट ऑप्शन इज वर्जिल, सेकेंड ऑप्शन इज होमर, थर्ड ऑप्शन इज बोथ वर्जिल एंड होमर एंड द फोर्थ वन इज नाइदर वर्जिल नॉर होमर। क्या होगा? या और होमर नहीं होगा या नॉर होमर, नॉर होमर, ठीक है, नाइदर वर्जिल नॉर होमर। तो क्या होगा आपका आंसर? आई थिंक आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर है बोथ वर्जिल एंड होमर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। वर्जिल और होमर से ही जॉन मिल्टन काफी इन्फ्लुएंस थे और उन्हीं को अनुकरण करते हुए उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखा था, ठीक है। आए चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। What is the stated subject of Paradise Lost? Paradise Lost का stated subject क्या था? ठीक है, the fight between God and evil, heaven's battle and Satan's tragic fall, the creation of the universe, of Adam and Eve's disobedience। मतलब पूछा जा रहा है कि stated subject मतलब जो लिखा हुआ है ये सब्जेक्ट क्या है? पैराडाइज लॉस्ट का लिखने का सब्जेक्ट मतलब उसमें क्या विषय को चुना गया पैराडाइज लॉस्ट लिखने के लिए? मतलब इसमें क्या बोला गया कि ये गुड और एविल का फाइट है, या बोला गया कि हेवेंस का बैटल है और सैटन्स का ट्रैजिक फॉल हो जाता है, सैटन की फॉल हो जाती है, सैटन का एकदम बुरा अंत होता है, या फिर थर्ड है द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में बताया गया है, ये सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है, या फिर फोर्थ ऑप्शन है एडम और ईव का डिसओबीडियंस को दिखाया गया है, ये विषय को चुना गया है। कौन सा विषय चुना गया है पैराडाइज लॉस्ट के लिए? तो फटाफट आंसर कीजिए, कौन सा विषय को चुना गया है पैराडाइज लॉस्ट के लिए? आई थिंक आप लोगों को पता होगा कि कौन सा विषय चुना गया है पैराडाइज लॉस्ट के लिए, क्या स्टेटेड सब्जेक्ट है पैराडाइज लॉस्ट के लिए। यस, इसमें क्या बताया गया है? एडम और ईव का डिसओबीडियंस, इसलिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, डी इज द करेक्ट आंसर। एडम और ईव का डिसओबीडियंस ही इस पूरे एपिक का सब्जेक्ट है, जो स्टेटेड सब्जेक्ट है ये यही है कि एडम और ईव जो है वो फॉरबिडन ट्री के फ्रूट्स को खा लेते हैं गॉड के मना करने के बावजूद। गॉड का जो एंजल होता है, गॉड का जो मैसेंजर होता है रफाल, वो भी आता है वार्न करने के लिए एडम और ईव को, उसके बावजूद वो क्या है सैटन उनको टेम्प्ट कर लेता है और वो लोग क्या करते हैं, मना करने के बावजूद वो क्या करते हैं उस फॉरबिडन ट्री के फ्रूट्स को खा लेते हैं, ठीक है, ट्री ऑफ नॉलेज के फ्रूट्स को। ओके, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच डेविल इज सैटिन सेकेंड इन कमांड? कौन सा डेविल जो था वो सैटिन की सेकेंड इन कमांड में था, ठीक है, कि सैटिन के बाद उसका नंबर था, सैटिन सेकेंड इन कमांड। तो कौन सा डेविल जो था वो सैटिन के डेविल इन कमांड था? मतलब बोला जा सकता है सेकेंड टू सैटिन, सेकेंड टू सैटिन, मतलब वो सैटिन के बाद किसका नंबर था? तो इसी का नंबर था। कौन था? मैमथ था, सिन था, मोलोक था, बेल्जेबब था। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा गलती है, बेल्जेबब होना चाहिए। बताइए, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, बेल्जेबब लिखा हुआ है, बेल्जेबब होता है। क्या होगा, कौन सा आंसर सही है? कौन जो था वो सेकेंड इन कमांड था सैटिन का? 18, क्वेश्चन नंबर 18। यस, आई थिंक आप लोगों ने अपना अपना आंसर कर लिया होगा, कौन था? तो यस, बेल्जेबब इज द करेक्ट आंसर। बेल्जेबब जो था वो सेकेंड था, मतलब सैटिन के बाद इसी का नंबर था, मतलब सेकेंड टू सैटिन। जैसे सेकेंड टू गॉड हम लोग बोलते हैं ना, सेकेंड टू गॉड कौन था? उनके बेटे सन टू गॉड। और वैसे ही सेकेंड टू सैटिन कौन था? तो बेल्जेबब जो था वो सेकेंड टू सैटिन था, सेकेंड इन कमांड था। मतलब जो कमांड, अगर सैटिन का कमांड काम नहीं आया, सैटिन नहीं दे रहा है कमांड, सैटिन में अगर एब्सेंस है तो उसके बदले ये कमांड देता था। कौन? बेल्जेबब। आई थिंक क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 18 में थे, यस हम लोग 18 में ही थे। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। Who discusses cosmology and the battle of heaven with Adam? कौन डिस्कस करता है कॉस्मोलॉजी और बैटल ऑफ हेवन? जो हेवन का बैटल है वो एडम के साथ कौन डिस्कस करता है? बैटल ऑफ हेवन विद एडम नहीं होता है, मतलब एडम के साथ कॉस्मोलॉजी के बारे में और हेवन के बारे में, जो हेवन की लड़ाई हुई थी इसके बारे में। कॉस्मोलॉजी का मतलब क्या होता है? पूरे ब्रह्मांड का विज्ञान, ठीक है। तो पूरे ब्रह्मांड का विज्ञान, और जो बैटल हुआ था, हेवन का जो बैटल हुआ था, एडम से इस बारे में डिस्कस कौन करता है? कौन डिस्कस करता है? गॉड करते हैं, ईव करती है, राफेल करता है, या फिर माइकल करता है? कौन डिस्कस करता है? कौन बताता है इस बैटल के बारे में, जो बैटल हुआ था हेवन में और ये पूरे ब्रह्मांड के बारे में? ये कौन बताता है? फटाफट बताइए, कौन बताता है? क्या होगा इसका आंसर? यस, आई थिंक आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। यस, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। राफेल जो है, जब क्या करता है, बुक 7 में इसकी जिक्र की गई है। मतलब पूरा जो क्रिएशन बुक 6 और बुक 7 में ये बताया गया है, बुक 6 या बुक 7 में ये बताया गया है, ठीक है। बुक 6 और 7 में ये बताया गया है। 7 में बताया गया है कि कैसे वर्ल्ड को क्रिएट किया गया है, ठीक है। ये एडम और ईव को कौन बता रहा होता है? राफेल बता रहा होता है। उसके पहले 6 में भी ये बताया गया है कि कैसे जो है सैटर्न ने गॉड के अगेंस्ट वॉर छेड़ दिया था, ठीक है, और कॉस्मोलॉजी के बारे में। तो बुक 6 और 7 में इस बात की जिक्र की गई है। और ये चीजें कौन बोल रहा है? तो राफेल जो है वो गॉड का मैसेंजर बनकर आता है। किसका मैसेंजर बन के आता है? गॉड का मैसेंजर, मैसेंजर ऑफ गॉड, ठीक है। राफेल कौन था? मैसेंजर ऑफ गॉड था। और ये क्या आता है? मैसेंजर ऑफ गॉड है। और ये आता है किसके पास? एडम के पास आता है। क्योंकि गॉड जो थे ना, जो एडम जो था, सॉरी, जो सैटर्न जो था वो टेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा था, डिस्गाइज रूप ले रहा था अपना, और वो गॉड को हराना चाहता था। तो अपना रूप बदल बदल करके वो आ रहा था एडम और ईव को टेम्प्ट करने के लिए, ताकि वो अपना बदला ले सके गॉड से। तो ये सारी चीजें जो थे, गॉड ऊपर से देख रहे थे, उन्हें सब कुछ पता था। इसलिए वो क्या करते हैं, राफेल को अपना मैसेंजर बना करके भेजते हैं, ताकि वो एडम और ईव को वार्न कर सके। तो यहीं पर आकर राफेल जो था वो कैसे सैटर्न ने गॉड के अगेंस्ट वॉर छेड़ दिया था, कैसे वो अपने बहुत सारे एंजल्स को डेविल ग्रुप में शामिल कर लिया था, ये सारी चीजें राफेल जो है
है बताता है एडम को, ठीक है। तो कौन बताता है? रैप्टर बताता है। तो आई थिंक आप लोगों को भी ये भी आंसर क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच सीन हैपेंस फर्स्ट क्रोनोलॉजिकली, ठीक है, कौन सा सीन जो है वो क्रोनोलॉजी के आधार पे फर्स्ट में आता है? कौन सा सीन जो है फर्स्ट में आता है? सबसे पहले कौन सा सीन आया था? Saturn and the devils rise up from the lake in the hill. Second, the sun is chosen as God's second in command. God and the sun create the universe. The angels battle in heaven. ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा सीन आता है? जल्दी बताइए क्या होगा? कौन सा सीन आता है कि सैटर्न और डेविल जो है लेक राइज अप, लेक से उठ जाते हैं। सेकंड है द सन इज चोजन एज गॉड सेकंड इन कमांड, सन जो थे गॉड का सेकंड कमांड उनका चूज किया जाता है। थर्ड है गॉड एंड सन क्रिएट द यूनिवर्स, सन और गॉड जो थे वो यूनिवर्स को क्रिएट करते हैं। या फोर्थ ऑप्शन है द एंजल्स बैटल इन हेवन, एंजल्स हेवन में बैटल करते हैं, लड़ाई करते हैं। कौन सा सीन पहले आता है क्रोनोलॉजिकली? तो आपका सेकंड जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही है। सन को गॉड का सेकंड इन कमांड बनाया जाता है, सबसे पहले सीन ये आता है, ठीक है। ये सीन को सबसे पहले रखा गया, इन सब में सबसे पहले रखा गया क्रोनोलॉजिकली। ये जो सीन है ये फर्स्ट में आता है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी इम्पोर्टेंट आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए था। मुझे लगा कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। आई थिंक आप लोगों को फिर से मैं एक बार रिमाइंड कर देती हूँ आप लोगों को, आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। 1200 इन्वेस्ट कीजिए, 500 सेव कीजिए, क्योंकि कैशबैक है आपका 500, जो कि पीजीटी इंग्लिश के लिए लाइव क्लासेस पर डे आपका 11 AM चलता है, ठीक है, लाइव क्लासेस। आप अपने डाउट्स को, अपनी क्वेरीज को सारे कुछ क्लियर कर सकते हैं। पूरे सिलेबस को यहाँ पे कंप्लीट कराया जा रहा है। कॉमर्स की भी वही है, 1999 में आप अपना नाम इनरोल करा सकते हैं, अपना एडमिशन, एंड 500 इसमें भी कैशबैक है आपका। तो आपके पास आपका कितना अमाउंट वेस्ट हुआ? ओनली इन्वेस्ट आपने किया सिर्फ 1499 आपने इन्वेस्ट किया, ठीक है। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप यहाँ पे भी जा कर के लिंक से आप लोग और लक्ष्य अकेडमी का ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।